नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमने डीआईजी बाबू राम का 3 नए कानून जो कि आपको न्याय, सुरक्षा और साक्ष्य से जुड़े हुए थे, जो कानून के बारे में आम लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी के निर्देश के बाद समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा तीनों जगह पर जनप्रतिनिधि के साथ लेकर पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई। लेकिन हम बता दें, इसमें कई ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसके बारे में लोग भ्रम पता कर रहे हैं। आखिर है क्या, हम बताते। कोर्ट में जो वकील हैं उनको उनकी जो विचारधारा है कि कौन से धारा में कौन से केस दर्ज हो सकता है, इसमें कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर जानकारी आवश्यक है। हम दरभंगा कोर्ट के वकीलों का भी जो बयान है वो आपको सुनाएंगे कि कोर्ट में जो वकील हैं, जो अपने मवक्किल के लिए लड़ते हैं, उनकी क्या सोच है इसमें। देखिए, 2 तरह के लोग, एक विक्टिम होता है और एक एक्यूज्ड होता है, यानी एक पीड़ित होता है और एक आरोपी होता है। तो आरोपी और पीड़ित के बीच जो भूमिका निभाते हैं वो वकील निभाते हैं। तो इन 3 नए कानून को लेकर के इन वकीलों की भी भूमिका काफ़ी अहम होगी। इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनको भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जो आईपीसी है, जो आरपीसी कोड है, और इसके बाद जो अलग अलग जो बने हैं 3 नए कानून, उस पर भी इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और लगातार इस पर हम एक एपिसोड दिखाते रहेंगे, एक एक चीज़ की। ये 3 मुद्दे पर हम बात करेंगे आज, जिसमें वकीलों से जानकर। पहला, सबसे ज़्यादा मामला अगर किसी से झगड़ा होता है, ज़मीन विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, तो छीन झपट का मामला दर्ज किया जाता है। जो पहले बेलेबल सेक्शन में आता था, थाना से ही बेल मिल जाता था, लेकिन अब उसको नॉन बेलेबल सेक्शन में डाल दिया गया। यानी अगर हमको ए से झगड़ा हो गया तो हम सीधा जाएंगे थाना पर और कहेंगे कि देखिए, हम रास्ते से जा रहे थे, इन्होंने हमें मारा पीटा, हमारे 5,000 रुपया छीन लिया, सोने का चेन छीन लिया और हमारी घड़ी छीन ली, और ये छिनतई का मामला दर्ज हो जाता था। पहले थाना पर जाकर उसका जांच पड़ताल होता था, जांच पड़ताल के बाद उससे बरी किया जाता था या फिर मामला दर्ज किया जाता था। लेकिन अब क्या है, वो नॉन बेलेबल में आएगा। अब उस आरोपी को कोर्ट में जा कर के पहले बेल लेना पड़ेगा। ये एक मामला है गंभीर, जिस पर वकीलों की राय सुनाएंगे। दूसरा बात क्या है कि किसी भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है सीधा, जब तक कि उसके वरीय अधिकारी या फिर उसको उस पर अपना विचार रखने का या अपना तर्क देने का मौका न हो। इस पर भी हम बोल देंगे कि क्या इस मामले में ऐसा है, अगर ऐसा है तो किस तरह जो पुलिस पदाधिकारियों को कहा जाता है कि मनोबल बढ़ जाएगा, कहा जाता है पुलिस को ताकत मिल गई है। तो इन तमाम बातों के लिए भी हम अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। और तीसरा जो अहम मुद्दा ये है कि जो महिला और बच्चों को, नाबालिगों को इसमें न्याय देने की बात की गई है। और मेडिकल रिपोर्ट के लिए जो पीड़ित है वो 3-3 महीना, 4-4 महीना भटकता रहता है। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी जब जाते थे डीएमसीएच रिकॉर्ड रूम में तो उनको लौटा दिया जाता था, अभी समय नहीं है, अभी बना नहीं है। 3-3, 4-4, 6-6 महीना पेंडिंग रहता था, और ये पैसे देकर उसको पेंडिंग रखा जाता जब तक कुछ उसमें नया डेवलपमेंट ना हो जाए, ये एक्यूज करते थे। लेकिन अब जो निर्देश आया है उसमें 3 महीना के अंदर एक लिमिट की हुई है। यही नहीं, तमाम पुलिस अधिकारियों को भी इस बार बांध दिया गया है कि आपको इतने समय सीमा के अंदर आपको जो है सो रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। यानी कि उनकी जवाबदेही तय कर दी गई है। तो इन तमाम 3 मुद्दों पर हम दिखाएंगे आपको। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर क्या कर। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि पुराने तीनों कानून जो अभी, जिसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता 23, जो आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य, केवल भारतीय शब्द जोड़ा गया है और कानून जो है सो वही है। मगर हाँ, ये है कि कुछ अपराधों को नॉन बेलेबल बना दिया गया है। और हम लोग को जैसा लगता है, चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, पुलिस को इसमें ज्यादा बल दे दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन वो अपने स्तर से अपने मनमानी करेंगे और जनता को थोड़ा परेशानी इसमें होगी। इस कानून में हम लोग को यही स्पष्ट नजर आया है। दूसरी बात है कि ये कानून प्रक्रिया थोड़ा बदलने से अब पुराने जितने भी वो अधिवक्ता लोग हैं पूरे भारत में, उनको पुराना बात को भूलना पड़ेगा और नए सिरे से उनको पढ़ना पड़ेगा। और बिना पढ़े हुए अब जो है सो न्याय प्रक्रिया बहाल नहीं करवा सकते हैं न्यायालय। ये सबसे बड़ी बात है। समाज पे इसका असर पड़ेगा। जनता को अभी राहत कम मिलने जा रही है, जनता इसमें परेशान होगा।
ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। पहले उसमें आसानी से जमानत मिल जाती थी, अब जमानत मिलने में दिक्कत होगी। पुलिस अपने मनमाने तरीके से अनुसंधान करेंगे तो जमानत स्वाभाविक है, जमानत मिलने में देरी होगी। न्याय व्यवस्था थोड़ा जटिल हो गया है इस नए प्रक्रिया बनने से। अब सामान्य की तरह जेल भी भरेगा इसमें, ऐसा हम लोग को आभास हो रहा है कि अब नया जो कानून बना है इसमें था कि अब घटना दरभंगा में यदि होती है तो आप यहाँ पे एफआईआर अगर नहीं करा पाते हैं तो आप दिल्ली, बॉम्बे कहीं पे जाके एफआईआर करवा सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, अब मैसेज, व्हाट्सएप, ये सभी एविडेंस में लाया गया है। हाँ, कुछ बातें अच्छी है, मगर अब क्या होगा कि एफआईआर का बहुत वृद्धि होगा कि कोई भी व्यक्ति पहले भी झूठा आरोप लगाता था, अब भी लगाएगा और कहीं से भी जाके एफआईआर कर देगा और वो पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी तुरंत उसको लेकर के अनुसंधान में चली जाएगी और मनमाना तरीके से जनता को परेशान करेगी। स्पीड ट्रायल तो चलना चाहिए। जघन्य से जघन्य अपराध है, जैसे महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, रेप हुआ, शोषण हुआ, घरेलू हिंसा हुआ, हत्या हुआ, इस सब मामला में स्पीडी ट्रायल का प्रावधान जो भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया था, उसी के तहत स्पीडी ट्रायल का व्यवस्था किया गया है और स्पीडी ट्रायल अभी भी है। मगर अब है कि नया कानून में कुछ समय बाधित किया है कि नहीं, 1 साल के अंदर में डिस्पोजल करना है, 60 दिन में आपको संज्ञान लेना है, चार्जशीट जमा करना है। ये सब जो नया एक व्यवस्था बनाया है ये कुछ हद तक अच्छा है। सिविल कोर्ट दरभंगा में लेरियासराय में प्रैक्टिस करती हूँ अधिवक्ता के रूप में और मैं नोटरी पब्लिक भी हूँ। सर, वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन में मैं लीगल एडवाइजर। उसका असर यही होगा जो आवेदक पर सीधा पड़ेगा, पेटिशनर पर जो कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं का दायित्व बनता है कि उसका इंजरी रिपोर्ट या उसमें जो भी हुआ है उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें, तभी वो एफआईआर अप्रूव होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। लास्ट में पुलिस फाइनल रिपोर्ट में वो फॉल्स हो जाता है। इसलिए उसको 7 दिन का जो समय दिया गया है, इस बीच में उसको प्रमाणित करना है और इंजरी रिपोर्ट देना है। छीना झपटी का जो नया कानून बना है, नॉन अवेलेबल वारंट, उसमें तो हमारे ख्याल से समाज में छीना झपटी कम होगा और लोग इससे अब परहेज करेंगे, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट होने से क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो उसको बेल देगी नहीं और उसको कस्टडी में जाना होगा। हाँ, हाई कोर्ट में इसका क्या प्रोविजन है इस सेक्शन का, अभी मुझे पूरा ज्ञात है। समाज में छीना झपटी कम होगा, यही असर यही पड़ेगा, क्योंकि जब लोग अपराध का सजा जान जाते हैं तो वो अपराध करने से पहले सजा का ध्यान दे करके लोग परहेज करते हैं। इसी का ज्ञान जिसको नहीं है वही अब करेगा। कोर्ट तो अपना काम करेगी, कोर्ट तो उसका वेट नहीं करेगी कि सरकारी पदाधिकारी क्यों नहीं अवेलेबल हुआ। सरकारी पदाधिकारी कहेंगे कि कंप्लेनर नहीं आया मेरे पास रिपोर्ट लेने, ये कहेंगे जो कि हमको दिए नहीं। इसमें जहाँ तक है, अगर कंप्लेनर को एफआईआर दर्ज कराने वाले को इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलता है तो उसको तुरंत इसकी सूचना कोर्ट को देना होगा और लिखित रूप से, प्रमाणित रूप से, जो हमको डॉक्टर नहीं या जहाँ भी वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, हमको वहाँ से नहीं अवेलेबल हो रहा, तो हो सकता तब कोर्ट उस पर उससे मांग सकती है डायरेक्ट, और उस पर अगर तब भी नहीं देता है तो उस पर सख्त जो कार्रवाई है तो करेगी, जो देवी सरोज अधिवक्ता। ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सब में कुछ बदलाव हुआ है। सेक्शन सबको थोड़ा उलट पलट कर दिया गया है, जो मतलब कुछ सेक्शन में बदलाव हुआ है, कुछ सेक्शन वैसे ही है और कुछ सेक्शन में बदलाव हुआ है। ऐसा जनता पे पड़ेगी। पहले जनता जानती थी जो कि इसमें हमको बेल मिल जाएगी, अब है जो कि उनको पता नहीं है और उनको जैसे ही जमानती कर दिया गया है तो जमानत मिलने में उनको थोड़ा दिक्कत होती है। न्याय तो उनको मिलेगा ही, लेकिन जैसे पहले इजी थोड़ा था और थोड़ा कठिनाई से मिलेगी। एडवोकेट को भी इसमें मेहनत करना पड़ेगा और जनता जो है उनको भी इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और सतर्कता बरत करके उनको रहना पड़ेगा। चीज़ तो यही है, नहीं देंगे तो फिर उसका अगर कोई प्रोसीडिंग होगा। अभी तो कोशिश वही है जो कि दे दे। पहले इसमें अनुमति लिया जाता था
और अभी इसमें भी अनुमति लेकर के अगर हम कोई पदाधिकारी पर हमारे पास एविडेंस है तो हम केस कर सकते हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट का जो भी समय होता था वो उसमें जो आपके आईओ थे, किस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे केस के, जो पुलिस एजेंसी थी, उसमें जांच जो है बहुत धीमा करते थे। अब है क्या कि अब नए कानून में कि इनको 72 घंटे के अंदर जो है इनको जो एमएलसी उसको कहते हैं आप मेडिकल रिपोर्ट जो है तुरंत इनको लेके एफआईआर के साथ संलग्न हो करना हो। ऐसा कुछ ही कारण ही नहीं बनता, लेकिन ऐसा आने वाले समय में जो है अब जो नया कानून लागू होने के बाद इनको करना ही हो। ये तो उसका कहीं प्रोविज़न नहीं है केस डिस्पोज हो लगा है, लेकिन पहले की अपेक्षा ऐसा कुछ प्रोविज़न बनाया गया है जो आईपीसी में कि जो भी जैसे आपके चोरी है, रेप है, एक्सटॉर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया है कि जिसका निष्पादन जल्दी हो। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मापदंड इसके लिए समय सीमा तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल लगाकर एफआईआर दर्ज कर केस का आयु जल्दी डायरी भेजेंगे और इसका चार्जशीट करके तुरंत इसकी जो है कोर्ट इस लंबित मामला को निष्पादित करने की कोशिश करेगी। अब स्पीड ट्रायल होता है त्वरित न्याय में, जिसमें कि जो भी मुकदमा जो भी समाज के नगर में हीनियस क्राइम होता है उसमें त्वरित न्याय में जल्दी से नजदीक केस को निष्पादित करना है, उसी को स्पीड ट्रायल कहा जाता है। तो इसमें जो है जो भी आईपीसी हीनियस क्राइम है इन द सोसाइटी, जो समाज की नज़रों में जो आपको जो बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो सामाजिक तौर पर जो नहीं किया जाना चाहिए, उसमें जल्दी केस को निष्पादन करने का स्पीड ट्रायल का प्रोविजन है जो जल्दी चला के कराया जा सकता है। उसमें आपका जो पनिशमेंट और चोरी का जो भी सेक्शन था वो पहले आपको 379 में दर्ज होता था। 379 पहले कॉग्निजेंस था और नॉन अवेलेबल था। अब जो नए कानून में इसका जो डेफिनेशन है बदल कर दफा 300 आईपीसी 303 में कर दिया गया, जिसमें चोरी और चोरी का डेफिनेशन दोनों में ये चीज़ कर दिया गया। बस उसी को बदल कर पहले कॉग्निजेंस था उसको नॉन कॉग्निजेंस कर दिया गया है और नॉन अवेलेबल कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ बात आती है कि जहाँ चोरी 5000 की होगी, 5000 या 5000 से नीचे की आएगी, उसकी क्या परिभाषा होगी, उसको कैसे बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्लियर नहीं किया गया है। 5000 से जो ऊपर की जो चोरियां होगी उसके लिए जो है नॉन अवेलेबल रखा गया है और नॉन कॉग्निजेबल किया गया है। उसके नीचे की क्या परिभाषित होगी उसके लिए अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया। कानून अपने सिरे से काम करती है, किसी भी चीज़ का असर पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होती। सरकार ने जो कुछ भी कानून बनाए ब्रिटिश ज़माने के कानून थी, उस कानून को एक नया रूप सेक्शन को चेंजिंग के तौर पर दिया है और जो भी अपराध जैसे भी हैं उस अपराध का उस अनुरूप ही काम किया जाएगा और उसके लिए हम लोग सहमत भी हैं और कहीं कोई अड़चनें बाधा नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, समय तय सीमा के अंदर ही उसे इन्वेस्टिगेशन करना है। जो 161 हमारे पुराने कानून के मुताबिक इंक्वायरी पीरियड, इन्वेस्टिगेशन पीरियड है, उसको तय सीमा के ही अंदर करना है। ऐसा कहीं नहीं है जो कि सीमा से वो बाहर है। ये सीमा 60 दिन। देखिए, हर इंजरी